आमदीद कहते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े पर बात कर रहे हैं और जो इत्तलात आ रही हैं कि अब इसराइल जो अपनी कैंपेन है ईरान के खिलाफ उसको एक्सपेंड कर रहा है। उनकी जो गैस फील्ड है उनको उन्होंने निशाना बनाया और इत्तलात आ रही हैं कि बंदर अब्बास पोर्ट उसको भी वो निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ जो ईरान है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी इसराइल की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाए। और जो एक और अभी खबर आई है कि जो कतर के अमीर हैं उन्होंने टेलीफोन किया है ईरान के प्रेसिडेंट को और सख्त मजम्मत की है जो इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल कवानीन की और यूएन चार्टर की, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए जो तनाज़ा है उसको हल किया जाए। जमील साहब, कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि ईरान के ऊपर ये जो इसराइल का हमला है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग है, खदशा ये है कि ये पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले सकती है। ईरान के ये खदशात रहे हैं, खास करके जो मिडल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज बाकी हैं कि शायद उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तनाजुर में कतर के अमीर का फोन करना ईरान के प्रेसिडेंट को और उसके बाद मजम्मत करना इसराइल की, आपके ख्याल में ये क्या माने रखता है? दरअसल वो कतर के अमीर ने तो इसलिए कर दिया, जो महसूस होता है कि कतर की भी ज़ाहिर तनसीबात बहुत ज्यादा हैं और ईरान रिकॉर्ड पर है जो उसने कहा था कि अगर हम पर हमला किया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसराइल ने, तो हम फिर इस इलाके में, इस पूरे खित्ते में जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे निशाने पर होंगे। तो कतर के तो जाहिर है पूरी इकोनॉमी इसी पर बूम कर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जखीरा है और खासतौर पे लिक्विफाइड गैस का, तो उस लिहाज से उनको तो फिक्र होगी। यहाँ तक रहा सवाल मजम्मत का, हाँ ये मजम्मत तो ओआईसी गजा के हवाले से भी बहुत मरतबा मजम्मत कर चुकी, एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा मजम्मत कर चुकी। ओआईसी ने रेजोल्यूशन भी पास किए मजम्मती, लेकिन जो उनके अख्तियार में बातें थी वो नहीं की। अब कतर का छोटा सा मुल्क है, वहाँ अमेरिका का बेस है, मजबूर हैं वो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजम्मत के अलावा बहरहाल ओआईसी मेंबर की हैसियत से अगर कतर चाहे या जो भी इस वक्त मजम्मत कर रहा है मुल्क पाकिस्तान समेत, वो कम अज कम रिक्विजिशन तो कर सकता है ना ओआईसी की। ठीक है ओआईसी की टीथ नहीं है, ओआईसी ने कभी कोई अपना इतना बड़ा किरदार नहीं बनाया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कायम किया गया है, जिस तरह की नेटो है, जिस तरह ईयू है, जिस तरह बाकी हैं। तो इसमें कम से कम उसका एक कलामी हो रही है। मेरे ख्याल में एक मैं यहाँ पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, ओआईसी का आप जिक्र कर रहे हैं, डू यू थिंक कि इसमें कहीं ना कहीं ईरान का भी कसूर है कि इसराइल के साथ तो ठीक है उनका जो भी झगड़ा रहा, तो गल्फ कंट्रीज के साथ भी कहीं ना कहीं जो उनके इश्यूज रहे तो शायद वो भी अब आड़े आ रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं वो खुल करके उस तरीके से ईरान को सपोर्ट नहीं करना चाहते, ओआईसी का इजलास नहीं बुलाना चाहते। ये भी तो एक रियल पॉलिटिक्स है ना यहाँ पर। अरे देखिए वो तो दोनों हाथ से ताली बजती है ना। इसमें ये जो आवारगी शबनम है इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है, तो दोनों साइड से ये मामलात हैं। और क्योंकि मैं तो वहां रहा हूँ, तैनात भी रहा हूँ, सऊदी अरब में भी रहा हूँ, यूएई में भी रहा हूँ, तो जो कदूरतें हैं और उसकी वजह हमें पता है, जैसे कि ज्यादातर ये ममालिक कहते हैं कि ये शिया क्रेसेंट है, जो कि उसका इशारा करते रहे हैं, खासतौर पर ईरान का, इराक का, सीरिया का, लेबनान का। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुखासमतें आज से तो नहीं, अरबी अजमी की मुखासमतें तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे चलिए। तो ईरान की बात आ गई, फलस्तीनियों ने तो कोई कसूर नहीं किया था ना कि जब जेनोसाइड हो रहा है, और ओआईसी के चैप्टर पहला ही प्रीएम्बल का 8वां पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ है कि फलस्तीनियों के काज की ओआईसी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो हिमायत भी करेंगे और मदद भी करेंगे। और उसकी आर्टिकल 14 में एक सेपरेट उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया है जो फलस्तीन के मामलात और उनकी मदद को आगे बढ़ावा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन ओआईसी की जो कहानी है वो तो जमील साहब सारी दुनिया के सामने अभी भी मुजम्मत से आगे कुछ कर नहीं सकते, और उस तरीके से उनके पास नेटो वाली पावर भी नहीं है अगर कुछ करना चाहे तो दिफा कर सके। जी, लेकिन वो आपको पता है ना कि वो जो रीजनल कंट्रीज के इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल है। खालिद चिश्ती साहब से कमेंट ले लेते हैं क्विकली। खालिद साहब, अगर आप ईरान की पॉलिसी देखें, उनकी डिफेंस भी और फॉरेन पॉलिसी भी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईरान की जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स थी वो गोरिल्ला वॉरफेयर में थी, प्रॉक्सीज के अंदर थी।
तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 2 दिन के जो वाकयात है जंग के, अगर ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में की होती तो आज बेहतर तरीके से अपना दिफा कर सकते थे? ये आपकी बात ठीक है कि उन्होंने जो प्रॉक्सी का बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस भी था और उनका बहुत ज्यादा एक एसेट भी समझा जाता था ट्रेडिशनली कि उनका बहुत ज्यादा एसेट है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में आपने देखा है कि इजराइल ने सबसे ज्यादा उसी चीज को टारगेट किया है, चाहे वो हमास का हो या किसी और जगह का हो। इवन इस्माइल हानिया को जो टारगेट किया गया था, रिपोर्टेडली वो सामने वाले फ्लैट से उनको टारगेट किया गया था, कहीं एरियल बॉम्बिंग या इस तरह किसी और तरीके से नहीं किया गया था, इतनी प्रिसीजन से किया गया था। एक एलिमेंट वो है, और एक ईरान मेरी नजर में काउंटर इस तरह हो चुका है काफी हद तक कि उसकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। प्रॉक्सी तो तब हो सकती है कामयाब कि आप बहुत सीक्रेटली करें और किसी को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, और जाहिर है उसके एक्शनेबल आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एजेंडा या आपकी इंटेंशन या आपके प्लान सारे आउट हो जाए, बल्कि दूसरी तरफ से जो काउंटर इंटेलिजेंस हो रही है वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं कर रहा, जो मुसायद या इजराइल की जो यहाँ पे नेटवर्क है जो ईरान के अंदर है, आपने देखा है वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है। दैट मीन्स वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते कि यहाँ पे रडार है या यहाँ पे ये साइंटिस्ट है या यहाँ पे पासदारान इनकलाब का कोई लीडर रह रहा है। जब उनको ये बताया जाता है नॉकआउट करना या न्यूट्रलाइज करना या टारगेट करना, वो कर देते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा काउंटर जो इजराइल ने कर लिया है या तोड़ कह लें निकाल लिया है ईरान की कैपेबिलिटी को, जिस तरह निगेट किया है, वो एक बहुत हैरानकुन या डिफरेंट अब सिनेरियो है जिसके अंदर ईरान डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं कि उसके वो एडवांटेजेस पोजीशन हासिल नहीं है। ऑल्दो बहुत रेजिलियंस है, वो एक तहजीब है, कौम नहीं है, सिर्फ एक तहजीब है। बहुत सैकड़ों सालों से, शायद हजारों सालों से उन्होंने अपना रखा है ईगो और अपनी जो रिस्पेक्ट और रखी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो काउंटर अप किया है इजराइल ने, शायद उसको प्रॉक्सी प्लस कर दिया उसने। आपके नोट किया होगा ये जो कल परसों सारी किलिंग हुई है वो सारी इंटेलिजेंस बेस्ड थी और एक्शन बेस्ड थी, जैसे मैंने अर्ज किया। ये बहुत लम्हा फिक्रिया ईरान के लिए होना भी चाहिए, और अब इसीलिए उसको प्योर आपने देखा मिलिट्री टूल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही हैं। और ऑल्दो इजराइल की जाहिर है जोग्राफियाई सरहद बहुत लिमिटेड है, ये अगर इजराइल को इसी तरह की पनिशमेंट मिलती रही ईरान की तरफ से और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह के फायर होते रहे, तो ये इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा एक इमेज या एक परसेप्शन क्रिएट करेगी इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। क्योंकि इजरायली लोग जो है, पब्लिक जो है, वो इस तरह की इनसिक्योरिटी और खौफ में जिंदा रहने के उस तरह आदी नहीं है। आपने देखा अमेरिकन एम्बेसडर जो तेल अवीव में, बिल्कुल इस पे चिश्ती साहब फर्दर भी इस पे डिस्कशन करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इजराइल पर आप जितना मर्जी तनकीद करें, जितना मर्जी उनको आप लेट से कि नफरत करें, और बनता भी है जो उनकी पॉलिसीज हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो टेक्नोलॉजी और जो जहन इस्तेमाल करके जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जिस तरीके से वो अपने एडवर्सरीज को मात दे रहे हैं, उसका तो आपको एतराफ करना पड़ेगा। खालिद जमील साहब, मैं आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा इस सेगमेंट के कि अभी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनकी भी बात हुई है ईरान के प्रेसिडेंट से, और उनसे उन्होंने कहा है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएं। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान आपको पता है कि ओमान में मुज़ाकरात चल रहे थे, कल उसका छठा दौर होना था, लेकिन ईरान ज़ाहिर है कि हालत जंग में है, इसराइल ने हमला किया है, तो उन्होंने कहा कि अब हम इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट ईरान से ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएं। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में अभी भी डिप्लोमेसी की कोई ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर? देखिए, मेरी नजर में तो ये उसी डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस का हिस्सा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया गया है। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करके इजराइल ने क्या किया है कि उसकी नेगोशिएशन जो पावर थी या एम्पावरमेंट थी उसको अंडरमाइन किया है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर जाते हैं, दो पार्टीज के दरमियान जब बात होती है, तो आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाना चाहते हैं, और जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी ईरान की चंद दिन पहले तक, एक हाइप थी और एक इमेज था और ये एक परसेप्शन थी अमेरिका और इजराइल के जहन में कि उनके पास बहुत कुछ है नेगोशिएट करने के लिए। जब इस तरह का हमला होता है जिसके अंदर आपकी लीडरशिप पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि न्यूक्लियर लीडरशिप को भी नॉकआउट कर दिया जाता है और एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो बेसिकली आपकी बार्गेनिंग जो चिप होती है या बार्गेनिंग जो आपके पास एडवांटेज होती है उसको उन्होंने अंडरमाइन किया है। However, as a students of political history या strategy, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ईरान ने रिटेलिएट किया है, इससे थोड़ा सा उन्होंने अपना बैलेंस रिस्टोर भी किया है
और नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के लिए अपनी रीगेन की है। नॉट फुली, मैं नहीं एग्री करता कि फुली रीगेन की है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहती है कुछ दिन और तो शायद ईरान रीगेन कर ले। लेकिन अल्टीमेटली तो फिर ये होनी नेगोशिएशन ही है। किसकी एडवांटेजेस पोजीशन होती है ज्यादा या किसकी कम होती है वो टाइम बताएगा, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि किसने किसको प्रोहिबिटिव प्राइस की तरफ मजबूर किया है या धकेला है। इस वक्त एज जो एडवांटेज है बहुत शुक्रिया जमील साहब।